अस्सलामुअलैकुम। आज मेरी बहू तीसरा बच्चा जन्म दे रही थी और मैंने अभी तक अपनी बहू की शक्ल तक न देखी थी, क्योंकि मेरा बेटा अपनी बीवी को टोपी वाले बुर्के में बंद रखता। कहता, मेरी बीवी बहुत नेक है, वो किसी के भी सामने नहीं आती। मैं हर वक्त सोचती कि भला बहू का मुझसे कैसा पर्दा, लेकिन मेरा बेटा उसे मेरे सामने भी बगैर बुर्के के ना आने देता। यूं आज बहू ने तीसरा बच्चा जना तो मैंने चुपके से नर्स को कुछ पैसे दिए और कहा, मेरी बहू को बेहोशी का इंजेक्शन लगा दो, मैंने सिर्फ उसका चेहरा देखना है। कुछ देर बाद नर्स ने मुझे अंदर बुलाया और जूं ही मैंने बहू का निकाब उतारा तो मेरे पांव तले से जमीन निकल गई, क्योंकि वहां तो मेरी अजीबो गरीब बहू मेरे सामने चाय का कप रखकर बोली, अम्मी आपको कुछ और चाहिए? मैं आज अपने जज्बात को मजीद काबू न कर पाई थी, इसलिए बोली, हाँ चाहिए। वो रुक गई और बोली, जी कहिए। मैंने कहा, अपने चेहरे से निकाब पलट दो, मैं तुम्हें देखना चाहती हूं। मेरी बहू की आंखों में खौफ उतर आया था। वो अपना टोपी वाला बुर्का संभालती हुई भागकर मेरे कमरे से निकल गई थी, जबकि मैं अंदर ही अंदर जलकर रह गई थी। न जाने मूसा को उसमें क्या नजर आया था जो बीवी बनाकर घर ले आया। मेरी बहू को ब्याह के आए हुए 3 साल हो चुके थे, मगर आज तक मैंने उसकी सूरत नहीं देखी थी। खैर, मैंने सर झटक दिया और चाय पीकर आराम करने के लिए लेट गई थी। मूसा काम से लौटा तो अपनी बेटियों के साथ प्यार करने लगा था। अल्लाह ने उसे 2 बार रहमत से नवाजा था। वो दोनों बेटियां हूबहू मूसा पर गई थी। मैं दिल ही दिल में दुआ करती थी कि एक बच्चा तो मां पर चला जाए, ताकि कम से कम मुझे इल्म तो हो कि मेरी बहू दिखती कैसी है। मूसा मेरे पास आकर बैठ गया और बोला, अम्मी आप नगीन से बार बार क्यों फरमाइश करती हैं कि वो आपको अपना चेहरा दिखा दे? मैंने कितनी बार आपसे कहा है कि वो मुकम्मल पर्दा करती है, निहायत परहेजगार और नेक बहू है आपकी। आपने ही तो नेक बहू की फरमाइश की थी, भूल गई हैं क्या? मैं दिल ही दिल में कुड़ कर रह गई थी कि तौबा है आजकल की औरतों से, जरा जरा सी बात शौहरों को जाकर बताती हैं। मैं चुप कर गई थी, क्योंकि मैंने ही मूसा से कहा था कि वो जहां मर्जी शादी कर ले, जिस लड़की को चाहे मेरी बहू बना कर ले आए, मगर उसमें फकत एक खसलत होनी चाहिए कि वो नेक सूरत हो और पर्दे की पाबंद हो। मूसा जब नगीन को ब्याह कर लाया तो वो टोपी वाले बुर्के में यहां वहां घूमती। मुझे उसको देखकर कभी कभार तरस आ जाता तो कभी कभार हंसी आ जाती। मुझे तो ये शक था कि नगीन ये सब मुझे मुतासर करने के लिए करती है, लेकिन अगर ये ढोंग ही होता तो इन 3 सालों में तो खुल जाता। अब बस बहुत हो गया था। मैंने भी सोच लिया था कि कैसे भी करके मैं उसकी शक्ल देखकर ही रहूंगी। इन्हीं दिनों में मुझे मूसा ने खुशखबरी सुना दी। वो बोला, अम्मी नगीन उम्मीद से है, आपने उसका बहुत ख्याल रखना है और हर दम दुआ करनी है कि तंदुरुस्त और सही सलामत औलाद हो। मैं मुस्कुरा दी थी। मैंने दिल से मूसा की औलाद के लिए दुआ की थी। शाम हुई तो मूसा का फोन मुझे आ गया था। वो बोला, अम्मी आज शब मैं काम के सिलसिले में दूसरे शहर जा रहा हूं, अब सुबह ही मुलाकात होगी, आप बस नगीन का ख्याल रखिएगा। मैंने उसे कहा कि तुम बेफिक्र रहो। थोड़ी देर बाद ही नगीन भी मेरे पास आ गई और बोली, अम्मी मूसा तो घर नहीं आएंगे, आप ऐसा करें अपनी दवा खाकर सो जाएं, मैं भी आराम करने लगी हूं। मैंने सर हिला दिया तो वो चली गई थी। मैं शाम में जल्दी ही सो जाने की आदी थी, क्योंकि आधी रात उठकर तहज्जुद की नमाज पढ़ा करती थी। हर शब की तरह जब मैं नमाज पढ़ने के लिए उठ गई थी, बाहर जाकर वजू करने लगी तो मुझे सरगोशियां सुनाई देने लगी थी। मैं बहू के कमरे के पास से गुजरी तो मर्दाना आवाज ने मुझे चौंका दिया था। न जाने रात के किस पहर मूसा आया है। मुझे तो नींद में कुछ खबर ही न हुई थी। मैं अपनी नमाज में मशगूल थी जब मुझे एहसास हुआ कि कोई मेरे पास आकर बैठ गया है। मुझे लगा मूसा ही होगा। मैंने नमाज खत्म की। जब सलाम फिरने लगी तो मैंने देखा कि कोई मेरे पास से उठकर जल्दी से बाहर की दरवाजे की जाने पड़ गया है। मुझे सिर्फ सियाह टोपी वाला बुर्का ही नजर आया था। मैं शशदर रह गई कि रात के इस पहर मेरी बहू कहाँ चली गई है। कहीं मूसा और नगीन में कोई झगड़ा तो नहीं हो गया। मैं जल्दी से उठकर नगीन के कमरे की तरफ चल दी, लेकिन नगीन तो वहीं पड़ी सो रही थी। सोते हुए भी उसने अपना चेहरा ढांप रखा था, मगर मूसा का कोई नामो निशान तक न था। एक अजीब से खौफ ने मुझे अपने हिसार में ले लिया था। मैं बाहर आकर
अपने तख्त पर बैठ गई थी। मैं आज के वाकये के मुतालिक सोच रही थी। न जाने मुझे यूं बैठे हुए कितनी देर गुजर गई थी। फिजा में फजर की अजान गूंजने लगी थी। इतनी देर में दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने जाकर दरवाजा खोला तो सामने मूसा खड़ा था। उसने सर झुकाकर मुझसे प्यार लिया और मेरे साथ आकर ही बैठ गया था। मैं बोली, मूसा, तुम एक बार आकर फिर कहां चले गए थे? वो नासमझी से बोला, अम्मी क्या मतलब? मैं तो कल शाम का गया, अभी लौटा हूं। मैं हंस दी और बोली, अपनी बुढ़िया मां को पागल मत बना। मैं नमाज पढ़ने के लिए उठी तो मुझे नगीन और तुम्हारे बोलने की आवाज आने लगी थी। फिर तुम उठकर बाहर चले गए, मगर तुमने बुर्का क्यों पहन रखा था? मूसा मेरी बातें सुनकर एकदम ही तैश में आ गया था। वो मेरे पास से उठकर अंदर अपने कमरे में चला गया था। उन दोनों की झगड़े की आवाजें आने लगी थी। काफी देर वो यूं ही लड़ते झगड़ते रहे थे, जबकि मैं हैरान थी कि आखिर माजरा क्या है। इस लड़ाई के बाद हमारे घर के हालात बड़े कशीदा हो गए थे। नगीन काम खत्म करके अपने कमरे में घुसी रहती। मूसा सारा सारा दिन काम पर रहता। बस दो नन्ही परियों का ही मुझ बुढ़िया को आसरा रह गया था। वो ही अपनी शरारतों के साथ मेरा दिल बहलाए हुए थी। एक हफ्ता यूं ही गुजर गया था, लेकिन नगीन और मूसा की अभी तक सुलह नहीं हुई थी। यूं तो दोनों मियां बीवी में लड़ाई नहीं होती थी। अगर कभी नाराजगी हो भी जाती तो भी ये दोनों ज्यादा दिन एक दूसरे से दूर नहीं रह पाते थे। लेकिन इस बार तो कुछ और ही माजरा था। दोपहर हुई तो मैं चाय पीकर आराम करने के लिए लेट गई थी। अभी थोड़ी देर ही गुजरी होगी कि मुझे घर का दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई दी थी। मैं चौंक गई, मगर यूं ही सोती बनी रही। एक सियाह बुर्का पोश वजूद मेरी बहू के कमरे में घुस गया था। मैं हैरान रह गई कि अब ये कौन है? कहीं ये उस रात वाला शख्स तो नहीं? लेकिन फिर मैंने अपने कानों को हाथ लगाकर अल्लाह से माफी मांगी थी। मैं नमाजी परहेजी औरत हूं, यूं किसी पाक दामन औरत पर शक नहीं कर सकती थी, क्योंकि मेरी बहू तो निहायत शरीफ और पर्देदार थी। मैंने आज तक उसमें कोई बुराई नहीं देखी थी। मुझे सिर्फ और सिर्फ उससे इस बात पर इख्तलाफ था कि वो मुझसे अपना चेहरा क्यों छुपाती है, मगर मैं इस बात को भी उसकी शराफत समझकर चुप कर जाती थी। इसलिए मैंने सोचा कि मैं सारे मामले का खुद जायजा लेकर किसी नतीजे पर पहुंचूंगी। मैं आहिस्ता से उठी और कदम कदम चलती हुई अपनी बहू के कमरे के पास जाकर खड़ी हो गई थी। कमरे से मेरी बहू की सरगोशियों की आवाजें आ रही थी। मैं बड़ी देर तक खड़ी रही। तब मुझे मर्दाना आवाज में सरगोशियां सुनाई देने लगी थी। मैं डर कर 2 कदम पीछे हट गई थी। मैं अपने कमरे में आकर रोने लगी कि न जाने मेरी बहू किन रास्तों की मुसाफिर हो गई है। मेरा एक ही बेटा था। अब अगर बहू उसके साथ बेवफाई करती तो मैं ये कैसे बर्दाश्त कर सकती थी। मैंने जल्दी से मूसा को फोन मिलाकर घर बुला लिया था। अभी 10 मिनट भी न गुजरे होंगे कि मैंने अपनी आंखों से उस बुर्कापोश को घर से निकलते हुए देखा था। मैंने अपना माथा पीट लिया कि सबूत तो हाथ से ही निकल गया। आधे घंटे बाद जब मेरा बेटा घर आया तो वो बड़ा परेशान सा लग रहा था। सबसे पहले आकर उसने मेरी खैरियत ही मालूम की थी। मैंने बेटे को समझाया कि मैं तो ठीक हूं, मगर मुझे बहू ठीक नहीं लग रही। मूसा के माथे पर बल पड़ गए थे। वो गुस्से से बोला, क्यों अम्मी, उसने फिर क्या किया है? मैं डर गई कि कहीं मूसा अपनी बीवी को तलाक ही न दे दे। इन दोनों की तो अभी तक सुलह भी नहीं हुई थी। खैर, जो कुछ भी था, मैं अपने बेटे से गद्दारी नहीं कर सकती थी। मैंने उसे साफ साफ बता दिया कि यूं तुम्हारी नेक और पर्देदार बीवी के कमरे से मुझे किसी मर्द की आवाज आ रही थी। मूसा का रंग सुर्ख पड़ चुका था। वो चिल्लाने लगा और बोला, नगीन, इधर बाहर आओ। नगीन डरी सहमी हुई सी बाहर आ गई थी। खौफ के मारे उसका रंग सर्द पड़ चुका था। मैंने उसके हाथों में कपकपाहट भी देखी थी। मूसा गुस्से से बोला, अम्मी क्या कह रही हैं? तुम्हारे कमरे में आज कौन आया था? नगीन रोने लगी और रोते हुए बोली, अम्मी झूठ तो मत बोले। मेरे कमरे में भला किसने आना था? मेरी तो खुद की तबीयत खराब थी, इसलिए मैं तो आज सोई हुई थी। मूसा ने सवालिया नजरों से मेरी जानिब देखा था। मैं बोली, नगीन, तुम आज सच बता क्यों नहीं देती? तुमसे मिलने कौन आता है? नगीन ने एकदम से कानों को हाथ लगा लिया था। वो बोली, अल्लाह
अम्मी, अल्लाह को जान देनी है, मुझ पर इतने बड़े बड़े इल्जाम मत लगाएं। आप तो शुरू दिन से ही मुझे कबूल नहीं कर पाई, इसीलिए मेरे खिलाफ साजिशें करती फिरती हैं। मूसा गुस्से से उठा तो मैंने उसका हाथ थाम कर बिठा दिया था। मैं बोली, हाँ नगीन, शायद मुझे ही कोई गलतफहमी हो गई होगी, मुझे माफ करना। तुम जाओ, जाकर आराम करो। मूसा मुझे देखता रह गया। नगीन चली गई तो मैं बोली, मूसा, हम इसको रंगे हाथों पकड़ेंगे, यूं तो इसने हर बार मुकर जाना है। मूसा ने कुछ सोचते हुए सर हिला दिया था। बहू सारा दिन घर के काम करती, बच्चियों की देखभाल करती, मेरा ख्याल रखती, हालांकि खुद उसकी तबीयत आजकल ठीक नहीं रहती थी। मेरा दिल उसके लिए दुख सा जाता था। मैं सोचती रह जाती कि आखिर हकीकत है क्या। यूं ही दिन गुजरते गए और मेरी बहू का पेट बढ़ता गया, लेकिन आज तक मैं उसकी शक्लो सूरत देखने से महरूम थी। एक दिन बड़ी शदीद बरसात हो रही थी। मूसा भी काम वाली जगह पर फंस चुका था। मैं अपने कमरे में बैठी अस्कार में मसरूफ थी जब मैंने किसी को घर में दाखिल होते हुए देखा था। मैं उठकर कमरे की खिड़की में खड़ी हो गई। मैंने देखा वही बुर्कापोश मेरी बहू के कमरे में दाखिल हो गया था। मैंने जल्दी से उठकर मूसा को फोन किया। वो बोला, अम्मी, मैं रास्ते में ही हूं, बस 5 मिनट में घर पहुंचता हूं। वो घर आ गया। मैंने उसे बताया कि वो बुर्कापोश अब भी तुम्हारी बीवी के कमरे में ही है। बरसात अब रुक चुकी थी। मूसा अपने कमरे के दरवाजे के पास जाकर खड़ा हो गया था। वो बड़ी देर यूं ही खड़ा रहा और आहिस्ता आहिस्ता नीचे बैठता चला गया। वो बैठकर रोने लगा था। मैं हैरत ज़दा सी थी कि आखिर क्या माजरा है जो मेरा बेटा यूं बिलक बिलक कर रो रहा है। फिर अचानक ही वो उठकर खड़ा हो गया और खुद को दरवाजे की ओट में छुपा लिया था। वो बुर्कापोश जल्दी से हमारे घर से निकलकर बाहर चला गया था। मेरी बहू ने इधर उधर चल फिरकर इस बात की तस्दीक कर ली थी कि मूसा अभी तक नहीं लौटा था। फिर मूसा मेरे कमरे में आ गया। मैं बोली, मूसा, तुमने उसको पकड़ क्यों नहीं लिया? आज तो तुम मौके पर पहुंच गए थे ना? वो बोला, अम्मी, कुछ ही दिनों तक नगीन बच्चा जन्म देगी। मैं गुस्से में कोई गलत कदम उठाना नहीं चाहता था। मैं कुछ दिन इंतजार करना चाहता हूं। मैं चुप होकर रह गई थी। इस वाकये को 3 ही दिन गुजरे होंगे कि मेरी बहू दर्द से तड़पने लगी थी। वो रोते हुए बोली, अम्मी, मुझे अस्पताल ले जाएं, वक्त आ गया है। मैंने जल्दी से मूसा को फोन करके बुला लिया था। हम बहू को लेकर अस्पताल पहुंच चुके थे। आज मेरे पास मौका ही मौका था। मेरे दिमाग ने भी काम करना शुरू कर दिया था। मैं जल्दी से नर्स के पास गई और उसके हाथ पर नोट रखकर कहा कि मेरी बहू को बेहोशी का इंजेक्शन लगा दो। मैं उसकी शक्ल देखना चाहती हूं। उस नर्स ने बड़ी हैरत से मेरी तरफ देखा था, फिर पैसों को देखकर मान गई थी। उसने कहा कि एक बार आपकी बहू बच्चा जन्म दे तो फिर मैं आपका काम कर दूंगी। 3 घंटे बाद नर्स बाहर आई और बोली, मुबारक हो, आपके घर पोता हुआ है। मेरी खुशी की कोई इंतहा न रही थी। फिर थोड़ी देर बाद उस नर्स ने मुझे इशारा करके कमरे में आने को कहा। मैं दबे कदमों उठकर बहू के कमरे में गई तो सामने वाला मंजर देखकर मेरी तो रूह ही फना हो गई, क्योंकि वहां तो मेरी बहू नहीं बल्कि बेड पर पड़ी शख्सियत मुझे 26 साल पीछे ले गई थी। मेरा नाम इशरत है। हम 7 बहन भाई थे। मुझसे बड़े 5 भाई थे और फिर मैं और मेरी छोटी बहन थी। हम दोनों बहनें बड़ी लाडली थी। घर भर में हर कोई हमसे बड़ी मोहब्बत करता था। चूंकि मैं बड़ी थी और घर की पहली लड़की थी, इसलिए मेरी हर जायज नाजायज ख्वाहिश पूरी की जाती थी। मेरा बचपन में ही निकाह कर दिया गया था। मेरी फुप्पो का बेटा और मैं एक दूसरे से बड़ी मोहब्बत करते थे। 2 साल बाद हमारी शादी होना थी, मगर जब वक्त आया तो फुप्पो का इंतकाल हो गया था। उस कड़े वक्त में मैं तो शर्मो हया की वजह से असगर का साथ न दे पाई, मगर मैंने ये ड्यूटी अपनी छोटी बहन नाहिद की लगा दी थी। वही अकबर का ख्याल रखती थी, मेरी तरफ से दिलासे देती थी। जिस दिन पप्पू का 40वां था,
मैंने ही पूरे घर के इंतजामात संभाल रखे थे। उस शाम जब मैं थक हार कर छत पर थोड़ा आराम करने गई तो अकबर भी वहीं आ गए थे। वो बोले, मैं तुमसे माफी मांगने आया हूं। मैं बड़ी हैरान थी कि आखिर किस बात की माफी। फिर वो रोने लगा, मैं भी रोने लगी थी। मैं बोली, यूं रोने से फुप्पो की रूह को तकलीफ होगी। अकबर बोला, मैं जो करने वाला हूं इससे तो अम्मी की रूह तड़प ही जाएगी। और फिर अकबर मेरे मुंह पर मुझे 3 बार तलाक देकर चला गया था, जबकि मैं शशदर रह गई कि आखिर मेरे साथ हो क्या गया है। मैं वहीं बैठकर रोने लगी थी, तब नीचे से शोर आने लगा। मैं भागकर नीचे गई तो पता चला कि नाहिद लापता हो गई है। मैं भागकर नाहिद के कमरे में गई। वहां एक खत पड़ा था। मेरी ही नजर उस खत पर पड़ी थी। जब मैंने वो खत उठाकर पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था कि मैं और अकबर एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। मैं ये जानती हूं कि अगर हमने घर में शादी की बात की तो बहुत बड़ा फसाद खड़ा हो जाएगा और जुदाई हमारा मुकद्दर ठहरेगी। इस्लाम में 2 बहनें एक मर्द के निकाह में नहीं रह सकती, इसलिए अकबर ने इशरत बाजी को तलाक दे दी है। मैं वो खत पढ़कर ढह गई थी। अम्मी ने मुझसे आकर वो खत छीन लिया था। फिर न जाने क्या हुआ और क्या नहीं, क्योंकि मैं तो बेहोश हो चुकी थी। जब मुझे होश आया तो मैंने अपने 5 भाइयों को अपने पास खड़े हुए पाया था। वो मुझसे अहद करने आए थे कि वो अकबर और नाहिद को पाताल से भी निकाल लाएंगे और उन्हें कड़ी सजा देंगे, मगर मैंने अपने भाइयों के सामने हाथ जोड़ दिए थे। मैं बोली कि आप मुझ पर यह सितम हरगिज मत कीजिएगा। मैं जिंदगी में दोबारा उन दोनों का कभी सामना नहीं करना चाहती। फिर उस दिन के बाद नाहिद और अकबर का किस्सा हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया था और मेरी जिंदगी का इम्तहान शुरू हो गया था। मेरे वालिदैन मेरा रिश्ता ढूंढते तो लोग कहते कि अगर आपकी बच्ची में इतने ही गुण होते तो इसको तलाक ही क्यों होती। मुझे बहुत बार धुतकार सुनना पड़ी थी। मैं दिन भर सबसे छुपी रहती थी। अगर जूं ही रात होती मैं अपने दिल के फपोले फोड़ने बैठ जाती थी। सारी सारी रात रोती रहती थी। फिर मेरा इम्तिहान खत्म कर दिया गया। मेरे लिए शफीक का रिश्ता आ गया और मैं शादी करके उनके घर आ गई। उन्होंने मुझे दुनिया भर का प्यार दिया, चाहत दी, मुझे मान दिया, सब कुछ दिया, लेकिन मैं अपने अंदर से वो अजियत ना निकाल सकी थी जो मुझे मेरी बहन ने दी थी। मैं अपने शौहर को हर लड़की से बचा बचा कर रखती थी। मुझे हर औरत पर शक होता था, इसलिए मैंने मूसा के लिए खुद से कोई रिश्ता नहीं ढूंढा था। मैंने शादी का अख्तियार उसके हाथ में दे दिया था। मैंने कहा कि तुम ही लड़की देखकर शादी कर लो, बहू को घर ले आओ, मगर मेरी बस एक शर्त है कि लड़की शरीफ हो और पर्देदार हो। मूसा ने मेरी बात को पल्लू से बांध दिया था। वो एक बहुत ही ज्यादा पर्देदार लड़की को ब्याह लाया था, मगर आज उस लड़की के पर्दे का भी भांडा फूट गया था। मैं खामोशी से कमरे से निकल गई थी। मैंने पोते को हाथों में लिया और प्यार किया। मूसा भी बहुत खुश लगता था। 3 दिन के बाद बहू घर आई थी। अब वो बेहतर लगती थी। मैं उसके पास ही बैठी अपने पोते से प्यार कर रही थी जब मैं बोली, नाहिद कैसी है। मेरी बहू की सिर्फ आंखें ही मुझे नजर आ रही थी। उनमें बड़ी बेचैनी सी थी, लेकिन वो खामोश ही रही थी। मैंने कहा, सच पता क्यों नहीं देती। वो रोते हुए बोली, नाहिद तो 10 बरस पहले ही कैंसर के मर्ज में मुब्तला होकर अपनी जान गंवा बैठी है। मरते दम तक उनके लबों पर सिर्फ आप ही का नाम था अम्मी। वो कहती थी कि मुझे इशरत की हाय खा गई है। इस मोहब्बत से मुझे कुछ भी नहीं मिला। अपने रिश्ते गंवाए अकबर को पाने के लिए, मगर अकबर भी मेरा ना बना। नगीन नाहिद और अकबर की बेटी थी। मैंने जब नर्स से कहकर उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगवाया था तो मैं बिस्तर पर नगीन की जगह नाहिद की जवानी देखकर हैरान रह गई थी। नगीन तो हूबहू अपनी मां की कॉपी थी। नगीन की बात सुनकर मैं हैरान हो गई थी।
मैंने कहा, क्या मतलब? नगीन रोते हुए दास्तान सुनाने लगी थी। उसने कहा, मैंने जब से होश संभाला था हर वक्त अपने वालिदैन को लड़ते झगड़ते ही पाया था। अब्बू अम्मी से बेजार रहते थे। वो अक्सर कहते थे कि मैंने तुम जैसे कोयले की खातिर इशरत जैसा हीरा गंवा दिया है। अब्बू आपको भूल नहीं पाए थे, आपके रखरखाव के गर्विदा थे। अम्मी इसी गम को दिल से लगाकर इस दुनिया से रुखसत हो गई थी। फिर मेरी और मूसा की शादी भी बड़ी अचानक हो गई थी। जब मैं रुखसत होकर आई और आप पर नजर पड़ी तो मेरी पूरी कायनात ही हिलकर रह गई थी, क्योंकि आपकी बहुत सी तस्वीर हमारे घर में भी मौजूद थी। मैंने मूसा को सारी दास्तान सुनाई तो हम इस फैसले पर पहुंचे कि मैं हर वक्त बुर्का पहन कर रखूंगी, वरना बिला वजह आपको अजियत होती और आप मुझे तलाक दिलवा देती। मूसा ने मुझसे वादा लिया था कि मैं अपने वालिद से कोई राब्ता नहीं रखूंगी। मैंने ये वादा निभाया भी था। अगर फिर अब्बू जिद करने लगे कि वो आपकी एक झलक देखना चाहते हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं, इसलिए अब्बू छुपकर बुर्का पहनकर घर आते थे। मैंने ये बात मूसा से इसलिए छुपाई थी क्योंकि मूसा मुझे मेरे घर वालों से मिलने से रोकते थे। क्या तल्ख माजी मेरी नजरों के सामने घूम गया था। मैं नगीन से बोली, नगीन, मैंने अपने पोती की खुशी में अकबर और नाहिद को माफ किया। तुम 100 बार जाकर अपने बाप से मिलो, मुझे कोई ऐतराज नहीं, मगर मेरे मरने से पहले कभी अपने बाप को इस घर में ना आने देना। मैं उसका सामना नहीं कर पाऊंगी। नगीन ने उठकर मुझे गले लगा लिया था। मूसा ने भी मुझसे माफी मांग ली थी। मैंने दिल बड़ा कर लिया था। मैं माजी के एक बुरे वाकये को दोबारा अपनी जिंदगी उजाड़ने नहीं देना चाहती थी। मेरा बेटा और पोतियां पोते ही तो मेरी असल जिंदगी है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हां, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।